गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में बेटा जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की 26 अगस्त की वर्कशीट्स को। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले ऊपर लिख लीजिए अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम। हमने पिछली कुछ क्लासों में लाइफ प्रोसेस शुरू कर लिया था, तो आज हम लाइफ प्रोसेस की ही वर्कशीट को बेटा आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं इस वर्कशीट को। आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेशन का मतलब होता है बेटा पाचन क्रिया। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को अगर हम समझें तो डाइजेशन का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ वेयर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। द saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give sugar. तो मुंह में सबसे पहले जब हमारे मुंह में तीन चीज़ें होती हैं, दांत होते हैं, टंग होती है और स्लाइवा होता है। स्लाइवा जो होता है वो स्लाइवरी ग्लैंड से आता है और स्लाइवा के अंदर होता है स्लाइवरी अमाइलेस। ये स्लाइवरी अमाइलेस स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, यानी डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो गया। खाना मुंह से सेकंड पार्ट में आता है जो कि हमारा ईसोफेगस होता है, और ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। ध्यान से इस वर्ड को देख लीजिए, क्वेश्चन भी है इसके बेसिस पे आज वर्कशीट में। खाना ईसोफेगस के थ्रू, देखिए ओइसोफेगस नहीं बोलते इसको, ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ आता है स्टमक में। स्टमक जो है वो एक जे शेप ऑर्गन होता है, एक इसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं और इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन देम। इन ग्लैंड्स में से क्या निकलता है? इसमें से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। अब होता क्या है बेटा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत खतरनाक एसिड है। इस एसिड से स्टमक को बचाने के लिए उसकी दीवारों पे म्यूकस लग जाता है, तो म्यूकस भी हमारा स्टमक ही छोड़ता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एन एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। अब HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है वो एक मीडियम तैयार करता है जिस मीडियम के अंदर पेप्सिन काम कर पाएगा। पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। और जो म्यूकस होता है वो स्टमक की अंदर की लाइन को बचा के रखता है उस एसिड से, ताकि एसिड उसे ख़राब ना कर पाए। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में द फूड रीचेज द स्टमक थ्रू अ स्पिंचटर। तो फूड स्पिंचटर मसल के थ्रू स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। हेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस। तो ये वो जगह है जहाँ पे खाना कंप्लीट तरीके से पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एमाइलेज टू एक्ट। तो खाना जो है वो एसिडिक है, तो यहाँ उस पर खाने को एसिडिक से बेसिक बनाया जाता है ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो उसके अंदर उस पर काम कर सकें। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर डज दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो जो बाइल जूस होता है वो पहली बात तो खाने के एसिडिक कैरेक्टर को ख़त्म करता है और साथ ही साथ उस पर काम करता है, और जो फैट होता है उसके अंदर उस पर काम करता है। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर डज दिस। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। तो जो फैट होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, जिसकी वजह से एंजाइम्स उस पर काम नहीं कर पाते। Bile salt breaks them into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. The pancreas secrete pancreatic juice, which contain enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats. The walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juices. तो अब खाना आ गया यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, उनसे एंजाइम्स निकलते हैं अलग अलग। कौन कौन से एंजाइम्स? एक निकलता है ट्रिप्सिन, एक निकलता है लाइपेज, और ये एंजाइम्स खाने को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। द एंजाइम्स फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन से क्या बनता है? अमाइनो एसिड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जैसे बेटा आप गेहूं को पीसते तो गेहूं से आटा निकल जाता है, ऐसे ही ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से निकलता है। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन से निकलते हैं, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल निकलते हैं ग्लूकोज जो होते हैं फैटी एसिड से। फैट से निकलता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो विलाई जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो विलाई जो होते हैं वो सारी बॉडी से एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जो खाना इनके बीच में से होके जाता है, खाने में से वो सब कुछ वाटर, मिनरल्स सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में।
The unabsorbed fat is sent to large intestine where more villi absorbs water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by anal sphincter. तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा खाना होता है उसमें से जो पानी होता है, जो और न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं, उनको और अच्छे से एब्जॉर्ब करके खाने को टोटली वेस्ट बना दिया जाता है और ये खाना फिर हमारी बॉडी से निकलने के लिए तैयार होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम वन एंजाइम प्रेजेंट इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन। तो बेटा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई फंक्शन कोई हमसे एंजाइम पूछेगा तो हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका ट्रिप्सिन भी होता है और आपका लाइपेज भी होता है। आप दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। समझ गए, आपने ट्रिप्सिन लिख दिया, आपने लाइपेज लिख दिया, तो लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट एंड ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। या एक अच्छी सी बात है, दोनों का ही नाम लिख दो। ट्रिप्सिन का भी नाम लिख दो कि ट्रिप्सिन क्या करता है, लाइपेज का भी नाम लिख दो कि लाइपेज क्या करता है। ये आपका पहला आंसर हो गया। तो हमने पहला आंसर कर लिया। स्क्रीन पॉज करके पहले आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं स्क्रीन चेंज करके आपको सेकंड आंसर दिखाऊंगा। लिखिए फटाफट पहला क्वेश्चन और पहला आंसर। चलिए, आपने पहला आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हम पहले आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। छोटा सा आंसर है, दिखने में छोटा पर घाव करे गंभीर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। उसके लिए तो मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, कोई आपको 3 2 1 की गिनती गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लिख लिया होगा आप लोगों ने। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिड का रोल भी आपको पीछे वाली उसमें मिलेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं एसिड का रोल। द हाइड्रोक्लोरिक acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin to digest proteins। यहाँ तक आपका आंसर है, तीसरा आंसर है ये। कर लीजिए फटाफट इसको नोट डाउन। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डाइजेस्ट होता, कैसे डिज़ाइन होता है। तो हम लिख सकते हैं दैट, यहाँ से, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फैट टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये आपका फोर्थ आंसर। अभी आप इनको नोट डाउन करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें डायग्राम बनाना है आपको। तो डायग्राम तो आप यहीं से ऊपर वाली स्लाइड से देख के बना लेंगे या अपनी वर्कशीट से देख के बना लेंगे, तो डायग्राम बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं ऊपर भी डायग्राम को भी। कर लीजिए पहले फोर्थ क्वेश्चन नोट डाउन। चलिए, आपने फोर्थ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब जो है डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपने बनाना है। तो आप बना लेंगे डायग्राम। सबसे लास्ट में आ जाइएगा वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो में लास्ट में एकदम वीडियो के आप टाइम देख लीजिए कि वीडियो में कहाँ पे ये डायग्राम बना है। पहले पूरी वीडियो देख के लास्ट में जब सारे आंसर कर लेंगे तो फिर इस डायग्राम को आराम से बना लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। आज की आपकी दूसरी वर्कशीट जो है वो मैथ्स की है और आज हम समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है जो रियल लाइफ में बहुत यूज़ होती है। इस थ्योरम के अंदर आपको क्या प्रूव करना होता है? इस थ्योरम के अंदर हमें ये जनरल प्रूव करना होता है कि अगर एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस। और प्रूफ क्या करना होता है? पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ करना होता है कि h का स्क्वायर बराबर होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपको इसमें प्रूफ करना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके अंदर आपने आज की वर्कशीट में क्या प्रूफ किया है। तो उन्होंने थ्योरम दे रखी है
ये थ्योरम उन्होंने थ्योरम का पूरा प्रूफ दिखाया है और कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो सीधा एग्जांपल पे बढ़ते हैं हम। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स कैसे पता लगते हैं? हम देखते हैं दो छोटी वाली साइड कौन सी है, फिर बड़ी वाली साइड कौन सी है। छोटी वाली साइड्स का स्क्वायर बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 7 + 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करोगे तो 625 और 25 तीसरी साइड का स्क्वायर भी 625। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा, सेकंड पार्ट भी ऐसे सॉल्व होगा। जो थ्योरम है, अगर आप थ्योरम देखेंगे तो थ्योरम के अंदर उन्होंने प्रूफ किया है इस पूरी चीज़ को कि पाइथागोरस थ्योरम आती कैसे है, किस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, थ्योरम आप देख लीजिए एक बार। एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। हम ट्राई और सेल्फ पे आते हैं सीधा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा आराम से। ट्राई और सेल्फ का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा आपने क्वेश्चन अभी भी देखा है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो आपको बताना कि कौन से राइट एंगल ट्राइंगल होगा इन दोनों में से। तो हम कहते हैं कि ये कैसे करेंगे। तो आंसर देख लेते हैं फटाफट आपकी मैथ्स की वर्कशीट के। आपका बेटा पहला क्वेश्चन है 6, 8, 70, 6, 8, 10। आपको बताना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या फिर नहीं है। तो कैसे पता लगेगा? मैंने दो छोटी साइड्स को एक साइड रखा और बड़ी साइड को एक साइड कर दिया। तो ये हो गया मेरा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। ऐड करके देखा तो 64, 36 भी 100 आता है। अब अगर दोनों LHS RHS इक्वल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे सेकंड वाले में देखिए 8, 13 और 12 है। तो 8, 12, 13, 8 का स्क्वायर 64, 12 का 144, 13 का 169। ऐड करा तो एक साइड 208 और एक साइड 169। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए, उन्होंने कहा कि एक सीढ़ी को उन्होंने टांगा हुआ है इस तरीके से कि सीढ़ी की लंबाई जो है वो 10 मीटर है और सीढ़ी 5 मीटर के गैप पे है। हमने कहा ये भी एक ट्राइंगल बनेगा। ये साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। h का स्क्वायर बराबर होता है b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 100 - 25 हो गया 75, 75। तो h का स्क्वायर 75 आ गया। सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 5√3। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई 25 मीटर दे रखी है और जो शिप आ रहा है दूर से उसकी दूरी 180, 180, 180 दे रखी है। तो हमने कहा h² = p² + b²। ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा b। तो h² = p²। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर p है आपका 25 और b है आपका 180। आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 180 का स्क्वायर होता है 32400 और 25 का होता है 625। ऐड किया तो ये आ गया √33025। इसको सॉल्व करने पे आता है h की वैल्यू 181.72 मीटर। लास्ट था वो खिड़की कह रहे हैं, खिड़की के ऊपर एक गुब्बारा है। तो ये 12 मीटर इसकी ऊंचाई है खिड़की की और गुब्बारे की 13 मीटर लंबाई है। तो कह रहे हैं ये डिस्टेंस कितना होगा? तो हमने वही h² = p² + b²। ये h, ये p, ये b। 13 का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर, ये प्लस 12 का स्क्वायर था, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। -144 होता है 25। तो b² = 25। तो b कितना हो जाएगा? √25, जिसका आंसर आ गया 5। तो बेटा आप कर लीजिए इसको नोट डाउन अपनी वर्कशीट को। हमने साइंस की भी डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट है हिंदी की। तो हिंदी की वर्कशीट का सीधा अनुवाद पढ़ते हैं। आज की वर्कशीट पिछली वर्कशीट के कंटिन्यूएशन में ही चल रही है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। आज उसमें क्या हुआ कि कुछ लाइनें हमें दे रखी हैं, उसमें लिखा है कि विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख और उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इस सत्य का ज्ञान नहीं है
यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर तुम मुझे दोष मत देना। अगर तुम इस बालक को इसकी सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसको समझाओ एवं शांत करो। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते नहीं थक रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने में भी आपका मन न भरा हो तो मैं अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा अपने तो आप अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दे, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह में अपशब्द शोभा नहीं देते। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे स्वयं के मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों पर समय व्यर्थ नहीं करते, अपितु युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो पद्यांश में प्रश्न देख लेते हैं। पहला है कि परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं। तो पहली ही लाइन थी इसकी, बिल्कुल पहली लाइन जो उसकी थी वो थी कि विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला, मूर्ख और उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं। ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। तो इस तरीके से वो लक्ष्मण का उपहास करने की कोशिश करते हैं। ये आपका पहला उत्तर है। कर लीजिए इसको नोट डाउन, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, आपने कर लिया होगा इसको नोट डाउन, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयाश पर किस प्रकार व्यंग्य किया, पढ़कर लिखिए। व्यंग्य किस प्रकार किया था बेटा? व्यंग्य इस प्रकार किया था, यहाँ से लिखा है ना कि परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया। अपने बल और साहस के बारे में आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है। अगर इतने में भी आपका मन ना भरा हो तो आप अपना क्रोध सहन कर खुद की को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुँह से अपशब्द शोभा नहीं देते। तो ये उन्होंने कहा था। और कमाल की बात यह है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यही है और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सेम है, क्योंकि तीसरे प्रश्न में आपको जिस लाइन का अनुवाद करने के लिए उन्होंने बोला उसका आंसर भी यही है। तो लिख लीजिए तीसरी लाइन का बस ये कि तीसरा जो है यहीं तक लिख सकते हो आप तीसरे का उत्तर। चौथे का तो पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब दूसरे का पूरा लिखना पड़ेगा, तीसरे का सिर्फ यहीं तक है कि बखान कर लीजिए नोट डाउन दूसरा और तीसरा उत्तर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा तो आपको भाव जो आपने अभी भी लिखा है, भाव जो आपने स्पष्ट किया है, ये भाव स्पष्ट करो, मैंने आपको बता दिया था वही था। नहीं, अगर आपको दिक्कत अभी भी लग रही है तो स्क्रीन को डबल क्लिक कीजिए लेफ़्ट साइड में, तो 2 बार क्लिक करेंगे तो 10 सेकंड पीछे चला जाएगा। तो 2-3 बार क्लिक करेंगे 30 सेकंड पीछे चला जाएगा, वहाँ पे आंसर आपको दिख जाएगा। चौथे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची, भानु का सूर्य और रवि, राकेश का रजनीश और चांद, चांद के ऊपर बिंदु आएगा। समर का मतलब होता है संग्राम या रण, और रिपु का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। तो बच्चों, हमने आज की वर्कशीट सॉल्व कर ली है। अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।